हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। आपने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी की थी। प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या फीचर होते हैं, कैसा उनका क्रोमोसोम है, क्या उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। बेटा अब उससे थोड़ी एडवांस सेल के बारे में बात करते हैं, और वो एडवांस सेल कौन सी है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले बेटा आपको यहां पर ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें आज क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से टाइप की सेल्स आती हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉमन फीचर है। आई कैन से अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वर्ल्ड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी। तो हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। देखो बेटा कितने बढ़िया यहां पर आपको लिपिड के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लिपिड के मॉलिक्यूल का हेड हो गया बेटा, और ये लिपिड के मॉलिक्यूल की टेल हो गई। आप लोगों ने पढ़ रखा है ना बेटा कि लिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? बेटा यूकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलके बना है। यू मीन्स हो गया बेटा वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड, एंड कैरियन वर्ड का मतलब हो गया बच्चा न्यूक्लियस। यानी एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है। ये वो डेफिनेशन है जो 7th 8th 9th हर बच्चे को पता होती है। हमें इसमें और क्या जानना है बेटा? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसमें कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो। कंपार्टमेंट का मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। यानी हमने एक ऐसे सेल की बात की है बेटा, हमने एक ऐसे सेल की बात की है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे। बेटा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया बेटा न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है। इसके अलावा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस होता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बेटा, साइटोस्केलेटन, जो कि अलग अलग टाइप की प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो हम यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे? दैट सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस with proper nuclear envelope, condense chromatin material as chromosome, also have cytoskeleton। बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली ये सब चीजें मिलके क्या बना रही हैं? कंपार्टमेंट्स बना रही हैं, राइट? तो इस यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। जैसे बेटा मैं एक सिंपल सी यूकैरियोटिक सेल बनाऊं तो मैम क्या इसके अंदर सेल वॉल होगी या नहीं होगी? बेटा डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। यूकैरियोटिक सेल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोटिक सेल है, राइट? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेकिन इसके कुछ मेंबर में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में सेल वॉल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें फंगस, फंगस में सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बच्चा अपन बात करें प्लांटे, प्लांटे में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन फंगस में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांटे में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करें एनिमेलिया, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती। डन बेटा। इसके ठीक अंदर की तरफ जो लेयर हम बनाने जा रहे हैं ये बेटा डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा, इसे हम बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर टाइप के, अगर मैं कहूं इवन बैक्टीरिया में या किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम ले लें, उन सब में प्रेजेंट होता है। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनली हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारा न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा। दिस इज आवर न्यूक्लियस। उसके अलावा बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। अगर बेटा ये प्लांट सेल है तो इसमें बच्चा प्लास्टिड भी होगा, इसमें बेटा प्लास्टिड भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज ईआर भी प्रेजेंट होगी बेटा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। तो आपने देखा बेटा इस टाइप से ये पूरे की पूरी सेल छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। कोई हमसे पूछे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होंगे, कुछ बेसिक क्राइटेरिया लेते हैं। सपोज हमने लिया साइज, तो बेटा यूकैरियोट जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और ये कंपैरेटिवली स्मॉल साइज के, और जबकि यूकैरियोट जो हैं कंपैरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें बेटा तो यहां पर न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह प्रेजेंट होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, और इसी को हम नाम देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बेटा अगर आपको इंसिपिएंट न्यूक्लियस नाम अच्छा ना लगे तो आप एक नाम और रख सकते हैं, दैट इज जीनोफोर। हम इसे जीनोफोर भी कहते हैं। लेकिन यहां पे आपने क्या बोला बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्रोमोसोम की बात करें, यहां पर कोई क्रोमोसोम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। जो एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है उसी को हम एक क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं, राइट? जबकि यहां पर क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होके अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स बनाता है, राइट? जैसे हम ह्यूमन है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है। अगर मैं बात करूं बेटा जियामेज प्लांट की, उसमें 20 क्रोमोसोम है। ऑफियोग्लॉसम एक फर्न है, उसके अंदर 1260 क्रोमोसोम है। तो हर अलग अलग यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम, मतलब नंबर में डिफरेंस प्रेजेंट है। ऑर्गनलीज, ऑर्गनलीज में सबसे पहले तो बेटा हमने बात स्टार्ट की, यहां पर कोई खास ऑर्गनली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली, जैसे कि बेटा आप नाम भी लिख सकते हो। आप कह सकते हो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, आप बता सकते हैं प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, मल्टीपल ऑर्गनलीज है। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, बेटा इस पॉइंट पे ध्यान रखना, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, बेटा ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम। ये दोनों में प्रेजेंट होगा लेकिन डिफरेंट टाइप का। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो बेटा इसके साइटोप्लाज्म के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके माइटोकॉन्ड्रिया, इसके प्लास्टिड, उसमें 70S टाइप का ही है। डन? चलिए नेक्स्ट बेटा एक और छोटा सा ऑर्गनली ले लेते हैं अपन। जैसे कि बेटा अगर अपन इसमें बात कर सकते हैं प्लास्टिड की, बेटा प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड की। उसके अलावा बेटा वैक्यूल की, वैक्यूल की। देखो यहां पर कोई वैक्यूल नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक गैस वैक्यूल नाम से स्ट्रक्चर आपने देखी है, एक्चुअली ये ट्रू वैक्यूल नहीं है। ये जस्ट एक हम कहें एयर बबल जिसे हम कहें, वो बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर ट्रू शेप वैक्यूल प्रेजेंट है। ट्रू शेप वैक्यूल प्रेजेंट है, और खास तौर पे किसमें? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा प्लाज्मिड की, राइट? प्लाज्मिड। देखो अभी जितने भी फीचर अपन ने लिए सारे के सारे हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? यूकैरियोट की। यूकैरियोट में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। बच्चे के दिमाग में आएगा मैम प्रोकैरियोट में कुछ भी नहीं है क्या ऐसा स्पेशल जो कि यूकैरियोट के पास नहीं है ना? प्लाज्मिड। बेटा यूकैरियोट के पास में
प्लाज्मिड नहीं होता। ये प्लाज्मिड कहां पे प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड एब्सेंट। डन। ये प्लाज्मिड करता क्या है? आपको याद है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्लाज्मिड जो होता है वो भी एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है जो कि पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर में काम करता है, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है बेटा। डन। चलिए, तो ये हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस। अब बात आती है मेन कौन से यूकैरियोट की सेल को पढ़ना है मैम? हमें बेटा दो यूकैरियोट की सेल को पढ़ना है, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। बेटा ये एनसीईआरटी के डायग्राम है जो आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें बच्चा, दिस इज एनिमल सेल, ये हमारी एनिमल सेल है बेटा, एनिमल सेल है। कोई खास बात मैडम इसकी ऐसी जो एनिमल सेल को डिनोट कर रहा है? क्या इसके अंदर कुछ खास चीज प्रेजेंट है? देखो बेटा एकदम ध्यान से गौर से देखना डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कहीं पर भी आपको प्लास्टिड नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे सेंट्रियोल शो हो रहा है। ये सेंट्रियोल प्लांट सेल का फीचर है। एनिमल सेल में बहुत रेयरली सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये सेंट्रियोल हमें बता रहा है कि ये तो भाई एनिमल सेल है। उसके अलावा भी बेटा इसके साइज में भी डिफरेंस रहता है, राइट? अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो सबसे पहली बात तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल में नहीं होगी। उसके अलावा बेटा जो प्लास्टिड है वो हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल के अंदर। तो जो प्लास्टिड होगा ये बड़ी सी वैक्यूल होगी, ये हमें बताएगी ये प्लांट सेल है। डन। थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं अपन प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। अगर वही बात मैं स्टार्ट करूं साइज से, तो ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे को पता है प्लांट सेल का साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, स्मॉलर इन कंपैरिजन। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? ऑब्वियसली प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और बेटा जनरली ये बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। डन। फिर हम बात करें बेटा प्लास्टिड की, एक ऐसा ऑर्गन ली जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होगा? ये प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन नाम से आप पढ़ोगे। ये प्रेजेंट होगा बेटा प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये भी एब्सेंट। उसके बाद बेटा वैक्यूल, देखो अभी डायग्राम में आपने देखा था एक बड़ी लार्ज वैक्यूल आपको देखने को मिल रही है। ये बड़ी लार्ज शैप वैक्यूल जो है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल भरा हुआ है, ये प्लांट सेल का फीचर है, राइट? तो इसका मतलब जो शैप वैक्यूल है ये किस में होगा? प्लांट सेल में। और मैक्सिमम पार्ट यही कवर करेगा प्लांट सेल का। जनरली एनिमल्स में वैक्यूल नहीं होती, हाँ स्मॉल एनिमल्स में प्रेजेंट हो सकती है। स्मॉल एनिमल्स में हमने सीवी देखी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है बेटा। या फिर हम बात करें कुछ प्रोटिस्टन ऐसे हैं जिनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। प्रिमिटिव एनिमल्स में प्रेजेंट होती है बेटा, प्रिमिटिव एनिमल्स में। वैसे जो प्रॉपर शेप वैक्यूल है ये प्लांट सेल का फीचर है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड एनिमल सेल में। ऐसा तो नहीं है ना कि एनिमल सेल के पास तो कुछ है ही नहीं मैम, सब कुछ प्लांट सेल में ही है, नहीं। इसमें बेटा जो गोल्जी बॉडी है वो लेस डेवलप है, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम। और यहां पे बेटा कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। और सभी बच्चों को पता है बेटा, नोट लगा के लिख लेना, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी। और देखो अपने नाम पर ही रख दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेंट्रोसोम किस में प्रेजेंट है बेटा? जर्नली इसमें एब्सेंट होता है, जर्नली एब्सेंट है, जर्नली एब्सेंट। लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट है, उसके अलावा इसमें एब्सेंट है। और यहां पर बेटा प्रेजेंट है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो हमें प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपके सामने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मींस ये कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट को ही अलाउ करेगी एक पार्ट से दूसरे एरिया में जाने के लिए। डन। डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन all prokaryotes and eukaryotes, present in all prokaryotes and eukaryotes। बेटा लिविंग स्ट्रक्चर है ये, दिस इज लिविंग स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात इसमें डिफरेंस क्या है, फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, इसका केमिकल कंपोजिशन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वो थोड़ा डिफर कर सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा केमिकल कंपोजिशन की, केमिकल कंपोजिशन वो थोड़ा सा डिफरेंस कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये बेसिक चीजें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगी। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन बेटा 20 से लेके 70% के अप्रोक्स होता है। अगर हम बात करें लिपिड की तो ये बेटा लगभग 40 से 50% के अप्रोक्स होता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ये होता है 1 से 2%। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, जिसे हम कह रहे हैं ह्यूमन इरिथ्रोसाइट और ह्यूमन आरबीसी। बेटा ह्यूमन आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन हमें दिया गया है, जिसमें हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो अप्रॉक्स 52%, प्रोटीन 52% एंड लिपिड जो है बेटा ये 40% के अप्रॉक्स है, 40% के अप्रॉक्स है। ये ह्यूमन आरबीसी का जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है उसके बारे में दिया हुआ है। अब बेटा हम 3-4 बातें मेम्ब्रेन पर डिस्कस करेंगे जिसपे हर बच्चे को डाउट रहता है। सबसे पहला कंपोजिशन जो कि हमने लिखा, इसका काम क्या है, प्रोटीन का क्या काम है, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का। सेकंड, प्रोटीन कितने टाइप की है भाई जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन करता है और कौन नहीं करता है। सेकंड, फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज फ्लूइडिटी। ये मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो लेके आए सिंगर और निकोलसन, इसका क्या मीनिंग था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए। तो सबसे पहले बेटा फंक्शन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा केमिकल कंपोजिशन लिख लेते हैं। राइट, हम लिख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन क्या क्या प्रेजेंट था, लिपिड, उसके अलावा लिपिड के अलावा बच्चे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। साथ साथ में बेटा बोलते जरूर चलोगे, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं ध्यान रहेगा। आप अपनी कॉपी पेन जरूर लो और उसमें साथ साथ में नोट करो बेटा, जो भी लिखवा रहे हैं वो सारी चीजें आप साथ साथ में नोट कीजिए। सबसे पहले आपने कंपोजिशन के अंदर लिया लिपिड। लिपिड तो बेटा लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक्चुअली इसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। लेसिथिन एंड सिफेलिन, लेसिथिन एंड सिफेलिन नाम से इसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। और बेटा लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना ये इस तरीके से हेड और टेल लिए हुए हैं। इसमें एक पोलर एंड है और एक नॉन पोलर एंड है। डन। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ये लिपिड क्या करता है बेटा, ये लिपिड मेम्ब्रेन में से किसी भी
हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को मूवमेंट में हेल्प करता है। सपोज कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसको मेम्ब्रेन से ट्रेवल करना है तो वो लिपिड से आराम से कर सकता है। लिपिड हेल्प इन डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट इज पैसिव प्रोसेस। एंड बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड जो है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। लिपिड शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड ही हमारा वो हीरो मॉलिक्यूल है जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेगा। अनदर वन, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बेटा, प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता है बिकॉज इसका साइज काफी बड़ा होता है। इस वजह से अभी हम समझेंगे ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है क्या चीज। बेटा प्रोटीन को मैं दो बेसिस पे बांट रही हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली तीन कंपोनेंट है, दैट इज प्रोटीन, लिपिड एंड अनदर वन इज कार्बोहाइड्रेट, राइट? अनदर वन इज कार्बोहाइड्रेट। मतलब एकदम कंसंट्रेशन माइंड से प्रॉपर सुनना है हमें, ठीक है, ताकि इसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो, राइट? देखो बेटा, फंक्शन के बेस पर हम क्या क्या ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो पूरे की पूरी मेम्ब्रेन का बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। वो बैकबोन जिस पर पूरी मेम्ब्रेन जो है वो टिकी हुई है, अपना फंक्शन कर पा रही है, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अनदर वन इज कैरियर प्रोटीन, जिसमें से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेवल करता है। थर्ड वन इज कैटालाइटिक प्रोटीन, यानी कि एंजाइम, कैटालाइटिक प्रोटीन। तीन तरह की प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। बेटा मैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर बात करूं तो दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब ऐसी प्रोटीन जिसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, राइट? और सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये लगभग 30% के अप्रॉक्स है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये अप्रॉक्स 70% के अप्रॉक्स है। बेटा आपको याद है हमने ट्रांसपोर्टिन प्लांट के अंदर एक टनल प्रोटीन पढ़ी थी जिसे हमने पोरिन नाम दिया था। एक्चुअली वो जो पोरिन है ना, टनल प्रोटीन, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है। आप इसमें एग्जांपल टनल प्रोटीन भी लिख सकते हैं, जिसे हम चैनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, जिसे हम पोरिन भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहां पर काम क्या करेगा। अच्छा एक चीज और, प्रोटीन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लेना, डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, राइट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये काम क्या करेगा भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काम करेगा रिकॉग्नाइजेशन का। बेटा आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा है, जैसे ओवम है, ओवम पर स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज करता है, राइट? तो स्पर्म ओवम को इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से पहचान पाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में भी कार्बोहाइड्रेट ही मेन रोल प्ले करता है। तो इसका काम क्या हो गया, हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन, ये बेटा रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, पहचानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पे हेक्सोज मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, हेक्सोज मॉलिक्यूल होते हैं, और ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक केमिकल कंपोजिशन है। अब हमें इस केमिकल कंपोजिशन की हेल्प से एक पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वो पढ़ना है। बेटा ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, इसकी स्ट्रक्चर हमें समझनी है। बेटा देखो
जब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात स्टार्ट हुई ना मेम्ब्रेन की, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के मॉडल दिए। किसी साइंटिस्ट ने दिया सैंडविच मॉडल। उन्होंने कहा जैसे सैंडविच के अंदर दो ब्रेड के बीच में स्टफ होता है, वैसे ही मेम्ब्रेन है। दो लिपिड की लेयर, जो लिपिड की बाई लेयर है, एक्चुअली वो दो प्रोटीन की लेयर के बीच में, जिसे हमने ट्राइलेमिनर मॉडल के नाम से भी पढ़ा है, सैंडविच मॉडल के नाम से भी पढ़ा है, जिसमें एक लेयर होगी प्रोटीन की, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, नीचे की तरफ होगी इंट्रिंसिक प्रोटीन, और बीच में फिल होगा लिपिड। ये ट्राइलेमिनर मॉडल आया, लेकिन ये मॉडल पूरी तरीके से सही नहीं था। रीजन, ये मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस तरीके से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ये नहीं समझा पाया था ट्राइलेमिनर मॉडल। तो बेटा इसका सबसे बेस्ट मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया। सिंगर एंड निकोलसन कब किया? 1972 में। और इस मॉडल को हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और बेटा इसका क्वाजी फ्लूइड नेचर जो है, मतलब इसका सेमी सॉलिड नेचर जो है लिपिड का, उसकी टेल लगातार मूव जो करती रहती है, उसकी वजह से हम ओवरऑल फ्लूइडिटी की स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इससे निकल रहा है ना, ये देखो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी टेल उसे फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। हम इस पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे, पहले आप एक छोटा सा डायग्राम देखो। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम पर बात करते हैं पहले। हाँ बेटा, अगर हमसे कोई कह दे कि मेम्ब्रेन है कैसी, सुनो, मैंने एक छोटी सी सेल ली, उसकी मेम्ब्रेन निकाली, अब मैं उस मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रही हूं। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 के बाद जो हुई, मतलब प्रॉपर यूज में आने लग गया, थोड़ा डिस्कवरी तो पहले भी हो गई थी लेकिन यूज में बाद में आने लगा, उसी की हेल्प से ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, राइट। तो अगर हमें एक मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से बनाना हो तो हम सबसे पहले तो बनाएंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स। बेटा दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये लिपिड की बाई लेयर है। ये कौन सा मॉडल है? ये है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन का दिया हुआ है। इसमें इन्होंने बताया कि लिपिड इस तरीके से अरेंज है एज ए बाई लेयर, और लिपिड की लेयर के बीच बीच में ही प्रोटीन प्रेजेंट है। लिपिड की लेयर के बीच बीच में ही प्रोटीन प्रेजेंट है। ये देखो, ये मैंने टनल प्रोटीन बनाई है, राइट, टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन और ये यहां पर बीच बीच में कुछ पार्शियली इम्बार्टेड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी। पार्शियली इम्बार्टेड प्रोटीन। 2 मिनट बस, अभी हम इस स्ट्रक्चर डायग्राम को फिनिश करके आपसे डिस्कस करते हैं, राइट। ये है बेटा हमारा लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, जो कि इस मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है, राइट। टॉप नाम क्या था बेटा? फ्लूइड मोज़ेक। ये मोज़ेकनेस का क्या मतलब है बेटा? इस मोज़ेकनेस का मतलब है ये दो का कॉम्बिनेशन है। मोज़ेक का मतलब होता है बेटा मिक्सचर। ये कॉम्बिनेशन है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज मोज़ेकनेस। डन। चलिए अब बात करते हैं, ये पूरा का पूरा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या क्या बताता है, ध्यान से सुनते हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है बेटा? हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड और प्रोटीन की, राइट। पहले लिपिड की बात करते हैं। दिस इज लिपिड बाई लेयर। दिस इज आवर लिपिड बाई लेयर। ये बेटा लिपिड बाई लेयर है। इसके क्या क्या पार्ट है बेटा? एक लिपिड मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो बेटा एक इसमें हेड होता है, हेड, और ये है बेटा टेल। टेल हेड कैसा है? हेड को पानी से डर नहीं लगता। हेड आराम से एक्सटर्नल फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है, मतलब हेड हाइड्रोफिलिक है। और टेल देखो बेटा, टेल अंदर की तरफ दबी हुई है। इट मींस टेल क्या है? टेल हाइड्रोफोबिक है। समझ रहे हैं बात को?
ये हेड क्या है बेटा? हेड इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हेड हमारा हाइड्रोफिलिक है। और बेटा ये टेल क्या है? ये टेल है हाइड्रोफोबिक, दिस टेल इज हाइड्रोफोबिक। और ओवरऑल हमारा मॉलिक्यूल बन गया एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाई लेयर, ये पूरी लिपिड की स्ट्रक्चर हो गई। इसके बीच बीच में इम्बॉर्डेड क्या है? ये देखो, ये बीच बीच में इम्बॉर्डेड। देखो बेटा, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, इसके लिए एक टर्म फेमस है, दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके लिए बेटा एक टर्म फेमस है, जैसे बहुत बड़े सी है, बहुत बड़ा कोई समुद्र है, उसके बीच बीच में आइसबर्ग्स रखी हुई होती है ना, बिल्कुल हमारी मेम्ब्रेन वैसी ही है। हमारी मेम्ब्रेन क्या है? आइसबर्ग्स यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट इन द सी ऑफ लिपिड। आइसबर्ग्स मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट इन द सी ऑफ लिपिड, in the sea of lipid. Done? अब एक छोटी सी बात समझते हैं, ये जो प्रोटीन है that is टनल प्रोटीन, that is टनल प्रोटीन, या फिर हम इसे कह सकते हैं बेटा चैनल प्रोटीन। इसमें से मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं। और ये क्या हो गई बेटा? पार्शियली इम्बॉर्डेड प्रोटीन, पार्शियली इम्बॉर्डेड प्रोटीन, पार्शियली इम्बॉर्डेड प्रोटीन। डन? तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में? इसके अलावा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है बेटा कार्बोहाइड्रेट। और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस तरीके से छोटे छोटे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये देखो, मैंने ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स में बना रही हूं। ये रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प करेंगे। अगर किसी मेम्ब्रेन को हमें पहचानना है तो हम इनकी हेल्प से पहचान सकते हैं। दीज आर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट है। जैसे आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन है, वो एंटीजन ग्लाइकोलिपिड्स ही होते हैं। डन? इसके अलावा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके अलावा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल। बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम इस कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है? बेटा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल ये क्या करता है बेटा? मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। अब हमने कुछ चीजें देखी। हमने देखा लिपिड। लिपिड का क्या काम है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल के मूवमेंट में हेल्प करना। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, न्यूट्रल है, वो यहां लिपिड की हेल्प से जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस। अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर सॉल्यूबल है, मींस हाइड्रोफिलिक है, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना है, वो प्रोटीन की हेल्प से जाएगा। और अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल एक्टिवली मूव करना चाहता है एटीपी के यूटिलाइजेशन से, वो भी प्रोटीन की हेल्प से ही जाएगा, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बेटा कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? रिकॉग्नाइजेशन जो है उसको ये प्रोवाइड करेगा, मतलब किसी सेल का रिकॉग्नाइजेशन इसी से होता है। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो हमें दी गई है। हाँ बेटा देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, एक तो ये तो क्या हो गया बेटा? साइटोसोल, मतलब सेल के अंदर क्या मटेरियल है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ये यहां पे आपको जो दिया गया है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और ये बीच बीच में बेटा देखो, ये चैनल प्रोटीन जो है वो पूरी की पूरी बनी हुई चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, दिस इज आवर चैनल प्रोटीन। ये बीच बीच में आपको प्रोटीन शो की गई है, और ये लिपिड की बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। डन? स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है मेम्ब्रेन का। अगर हमें मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है, अब हम उसका फंक्शन आराम से समझ सकते हैं। डन? मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा ट्रांसपोर्ट। आइए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी की लाइंस जिस पे हमें डिस्कस करना है। ये मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, ये मेम्ब्रेन को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। सबसे पहले तो हम बात करें, सेल की ग्रोथ करवाता है।
मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा है ना सेल का, वो मेम्ब्रेन के इलास्टिक नेचर की वजह से ही हो रहा है। दूसरी बात हम कहें फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर जंक्शन, बिल्कुल गैप जंक्शन वगैरह आपने पढ़े हैं। मेम्ब्रेन से जो सिक्रीशन हो रहा है, सेल अगर कुछ इनटेक करती है उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, सेल ईटिंग। और सेल बेटा अगर कुछ एक्सक्रीट करती है उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल वॉमिटिंग। बेटा सेल ईटिंग भी दो टाइप का होता है। अगर कोई सॉलिड मटेरियल लिया जा रहा है दैट मींस फैगोसाइटोसिस। ये जो सेल ईटिंग है, सेल ईटिंग, ये भी दो टाइप का होता है। अगर कोई सॉलिड मटेरियल है दैट इज फैगोसाइटोसिस, किसी सॉलिड पार्ट को इनटेक किया है। और अगर किसी लिक्विड चीज को लिया है दैट इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। राइट, तो ये फ्लूइड नेचर की वजह से सेल का एक्सपेंशन, ग्रोथ, गैप जंक्शन फॉर्मेशन, सिक्रीशन और ये सारे मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो सब फ्लूइड नेचर की वजह से। एक पॉइंट आपको और दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। कौन कौन से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन सी प्रोसेस से होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सेल वॉल से पहले एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे बेटा ये मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं लिपिड के मॉलिक्यूल अलग से नहीं बना रही हूं, अब आपको पता ही है इसमें लिपिड ही है, पूरा बाइलेयर लिपिड की ही है। और बेटा दिस इज आवर प्रोटीन, ये हमारी प्रोटीन है। डन, दिस इज आवर प्रोटीन, ये बेटा हमारी प्रोटीन है। अलग अलग टाइप की प्रोटीन है, कुछ ऐसे चैनल प्रोटीन है, कुछ इस तरीके से बेटा हमारी कैरियर प्रोटीन है, ये सब मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक बेटा, एक मॉलिक्यूल आया, एक मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल ने बोला मैं तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हूं, मैं कोई वाटर सॉल्युबल नहीं हूं, मैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हूं। तो बेटा मेम्ब्रेन पता है क्या करेगी, मेम्ब्रेन कहेगी तू मेरे लिपिड से चला जा। लिपिड से सारा सिंपल डिफ्यूजन ही होता है। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाएगा, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से सीधे ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। बिना किसी एटीपी को लॉस किए हुए वो मॉलिक्यूल सीधे चला जाएगा। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। यानी मेम्ब्रेन का काम क्या क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, और ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले उसने क्या किया, डिफ्यूजन किया बेटा, डिफ्यूजन। डन, सिंपल डिफ्यूजन विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट हेल्प ऑफ एनी कैरियर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सीधे मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लिपिड, ये लिपिड से जा रहा है बेटा। चलो मान लो एक मॉलिक्यूल आपके सामने और आता है, और ये मॉलिक्यूल यहां पर, अच्छा एक कंडीशन ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां से हो रहा है, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये हम जो सिंपल डिफ्यूजन और आगे जो पढ़ रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं। डन, ये बेटा मॉलिक्यूल है हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये कहता है ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा लिपिड से, मैं तो वाटर सॉल्यूबल हूं, यानी कि मैं तो आयन हूं। अगर कोई आयन है या कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए भी मेम्ब्रेन ने अरेंजमेंट कर रखा है। मेम्ब्रेन उसको क्या प्रोवाइड करेगा, मेम्ब्रेन उसको ये टनल प्रोटीन प्रोवाइड करेगा कि भाई यहां से चला जा, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब मान लो बेटा कोई मॉलिक्यूल यहां पर कम है और सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है। ऐसी कंडीशन में सेल क्या करेगा, अपने कैरियर प्रोटीन को आगे लेके आएगा। वो कहेगा एटीपी का यूटिलाइजेशन कर लूं,
और इस मॉलिक्यूल को जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, अंदर इसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, बाहर इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इस मॉलिक्यूल को यहां पर एक पर्टिकुलर साइट पर ऐड करवा के अंदर की तरफ ट्रांसफर करवा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ये देखो बेटा, इस टाइप के मूवमेंट में ये कैरियर प्रोटीन जो है ना, ये हेल्प कर रही है, कैरियर प्रोटीन हेल्प कर रही है। और इस मूवमेंट को हम नाम क्या देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें ये टनल प्रोटीन हेल्प करती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें चैनल प्रोटीन, पोरिन्स या फिर टनल प्रोटीन, आप इसे पोरिन्स भी कह सकते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन के अंदर नॉर्मल लिपिड के मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। ये एक मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है। ये टनल प्रोटीन या पोरिन्स, इनका क्या काम है? पोरिन से मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है। पोरिन जस्ट लाइक पोर, मेम्ब्रेन में कोई पोर बना हुआ हो जिससे कोई मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा हो, दैट इज पोरिन। और ये पोरिन क्या है? टनल प्रोटीन। तो हमने मेम्ब्रेन के फंक्शन में क्या क्या देखा कि एक तो सिंपल डिफ्यूजन, हाई से लो कंसंट्रेशन लिपिड से, प्रोटीन से दो तरह के मूवमेंट, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डन बेटा। इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल की, दैट इज सेल वॉल। जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, हर जगह प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट, प्लांट, एनिमल, फंगस सब में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में सब जगह प्रेजेंट है। लेकिन सेल वॉल इस तरीके से यूनिवर्सल नहीं है, ये नॉट यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। बेटा ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? बेसिकली अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट होगा बेटा एक तो बैक्टीरिया में, एक होगा बेटा फंगस में, फंजाई में। उसके अलावा बेटा एल्गी, जिसको सारी एल्गी को आजकल हम प्लांट्स में ही डाल देते हैं, लेकिन वैसे इनकी सेल वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो बेटा ये बेसिकली इन चार में प्रेजेंट होगा। है क्या सेल वॉल? सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो कि किसी भी सेल की आउटर कवरिंग बनाता है ताकि सेल को प्रोटेक्शन दिया जा सके। कोई भी अनदर, जैसे बैक्टीरिया है, वो अपनी सेल वॉल बनाता है ताकि उसको प्रॉपर शेप मिले। देखो सेल वॉल के कुछ फंक्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप ऑफ द सेल, कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, मैकेनिकल डैमेज हो रहा है, उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। सेल टू सेल इंटरेक्शन जो है उसमें हेल्प करेगा और मैक्रोमोलिक्यूल्स को बैरियर प्रोवाइड करेगा। अच्छा एक चीज और, बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम ये सेल वॉल जो है ये परमिएबल स्ट्रक्चर है या फिर ये नॉन परमिएबल स्ट्रक्चर है? बेटा अगर मैं प्लांट के प्राइमरी सेल वॉल की बात करूं, वापस से आई रिपीट, प्लांट के प्राइमरी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो परमिएबल स्ट्रक्चर है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी? सबको पता है भाई, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। उसके अलावा अगर फंगस की बात करें हम, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होगी? फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। पर बेटा ओनली इतना सा समझने से काम नहीं चलेगा, आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया की सेल वॉल और फंगस की सेल वॉल में कॉमन पॉइंट क्या है? तो आपने बोला कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, नाग एंड नाम। क्या मतलब है इसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। लेकिन काइटिन जो है इट इज पॉलीमर ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जस्ट NAG। तो यानी दोनों में कॉमन बात क्या हो गई? दोनों में ही NAG प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी में बेटा सेल्यूलोज एज यूजुअल सबको पता है। उसके अलावा बेटा अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली गैलेक्टान्स, मेनान्स और बेटा मिलरल्स, ये हम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं बेटा, जो मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी है। इसमें बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। अगर हम हायर प्लांट की बात करें तो इसमें होंगे बेटा सेल्यूलोज,
हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी बच्चे मिस कर जाते हैं लेकिन बेटा आपको मिस नहीं करना है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन भी प्रेजेंट है प्लांट की सेल वॉल में, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। सेल वॉल के फंक्शन आपने देखे, सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि सभी में प्रेजेंट नहीं है, स्पेसिफिकली इन 4 ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ध्यान रहता है। चलिए अब हम छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल वॉल का। अगर मैं एक प्लांट सेल लूं तो 2 प्लांट सेल को जोड़ने वाली जो लेयर है वो हो जाएगी बेटा मिडल लैमेला। तो सबसे पहले तो हमने मिडल लैमेला ड्रॉ कर ली। ओहो बढ़िया नहीं बन रही क्या? रुको एक बढ़िया सी मिडल लैमेला बनाते हैं। बेटा दिस इज अ मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला जिसे हम बोलते हैं सीमेंट ऑफ द सेल। बेटा क्योंकि सीमेंट का काम क्या होता है, 2 ब्रिक को जोड़ना, वैसा ही मिडल लैमेला का काम है। ये 2 सेल को पूरी तरीके से फ्यूज करती है। दिस इज मिडल लैमेला, ये है सीमेंट ऑफ द सेल। डन। बनी किसकी होती है भाई? ये आपने मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है, आप यहां पर भी पढ़ते हैं। बेटा ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। नहीं मैम हमें तो एक बताओ, कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों बोथ आया ही नहीं पेपर में, तो बेटा आपको कैल्शियम करना। अगर बोथ नहीं आया तो फिर आपको कैल्शियम करना है। डन। अब हम इस तरफ एक सेल को ड्रॉ कर रहे हैं, हम सेल को पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बेटा, हम उसका एक हाफ पार्ट जो है वो शो कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मिडल लैमेला से ठीक अंदर की तरफ, मिडल लैमेला से ठीक अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल बेटा इस तरफ सेल है, इस तरफ सेल का साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ है। तो यानी सबसे बाहर की तरफ जो लेयर हो गई वो कौन सी हो गई बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। बेटा ये प्राइमरी सेल वॉल जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि परमिएबल है, सेल्यूलोज की बनी होती है और सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होती है, सभी मेरिस्टेमेटिक में। अब सेल धीरे धीरे डिफरेंशिएट होगा। तो बेटा ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके अंदर की तरफ यहां पर बेटा सेकेंडरी सेल वॉल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना वो एक सिंगल लेयर के बनी हुई नहीं है, कम से कम 3 लेयर से मिलकर बनी है सेकेंडरी सेल वॉल, कम से कम 3 लेयर से मिलकर बनी है सेकेंडरी सेल वॉल। S1, S2 एंड S3 ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। S1, S2 एंड S3 ये मटेरियल के डिपोजिशन से बनी है। दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बेटा इसमें डिपोजिशन किसका हुआ है? इसमें डिपोजिशन हुआ है लिग्निन एंड सुबेरिन का, लिग्निन एंड सुबेरिन का। ये लिग्निन एंड सुबेरिन के डिपोजिशन से बना है। डन। और बेटा इसके भी अगर हम अंदर की तरफ बात करें, यहां पर कभी कभार प्रेजेंट होता है, सब में नहीं, रेयरली कभी कभार प्रेजेंट होता है टर्सरी सेल वॉल। तो यानी एक सेल वॉल की लेयर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बाहर की तरफ मिडल लैमेला है, वो तो है ही बेटा। मिडल लैमेला तो 2 सेल को जोड़ने का काम कर रही है। सेल वॉल की फर्स्ट लेयर हो गई प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी, देन टर्शरी सेल वॉल। टर्शरी सेल वॉल जो कि जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिट्स में प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिट्स में। प्राइमरी सेल वॉल प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल है। ये चीज आपको इस डायग्राम से भी क्लियर हो रही है। ये देखो बेटा यहां पर सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, थोड़े बहुत पैक्टीन्स प्रेजेंट है, वो इस प्राइमरी सेल वॉल। हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट है, सॉल्युबल प्रोटीन। ये देखो एनसीईआरटी के 4 कंपोनेंट आपको बेसिकली परफेक्ट याद हो सकते हैं। पैक्टीन भी है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल भी है, सॉल्युबल प्रोटीन भी है और हेमी सेल्यूलोज भी है। डन। अब एक छोटा सा पॉइंट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज पिट। हम पिट किसे कहेंगे? पिट क्या चीज है बेटा? देखो कई बार क्या होता है, 2 सेल है, प्लांट की 2 सेल है, वो आपस में कनेक्ट है,
या फिर हम ये बात कहें कि उनके बीच में कुछ थोड़े थोड़े गैप प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पिट कहते हैं. व्हाट इज पिट? unlignified part in lignified cell wall. unlignified part in lignified cell wall. बेटा एक सेल वॉल है जिसमें अच्छा खासा लिग्निन डिपॉजिट है. मतलब कि मैम ये तो प्राइमरी सेल वॉल है. बिल्कुल, इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ हुआ. ये जो अब मैं बना रही हूँ ये लिग्निन है, इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ हुआ. लिग्निन का डिपोजिशन. लेकिन बेटा ये लिग्निन का डिपोजिशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता कभी भी. ये थोड़ा बहुत पार्ट गैप बीच में छोड़ देता है. ये जो गैप वाला पार्ट है ना, दिस इज पिट. ये दो तरीके का हो गया बेटा, ये दो तरीके का हो गया. पिट दो तरह का हो गया, प्राइमरी सेल वॉल एंड बेटा दिस इज डिपोजिशन. ये डिपोजिशन दो तरह का हो सकता है. एक तो इस तरीके से जिसमें डायामीटर जो है वो फिक्स नहीं है. ये प्राइमरी, ये येलो वाला जो बनाया जा रहा है दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. ये जो येलो वाला मैंने बनाया है दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल. और ये जो मैंने पिंक कलर से किया है ये लिग्निन का डिपोजिशन है. ये हो गया बेटा बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर्ड पिट. और ये हो गया बेटा सिंपल पिट. दोनों में डिफरेंस आपको इजीली विजिबल है. जिसका डायामीटर इक्वल है, जो इक्वल डायामीटर के हैं बेटा, इक्वल डायामीटर के हैं, दैट इज सिंपल पिट. और जिसका डायामीटर इक्वल नहीं है दैट इज बॉर्डर्ड पिट. बात समझ रहे हैं? ये हमें पिट किस लिए काम आ रहे हैं बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. ये वेसल में, ट्रेकिड में ये पिट्स बहुत मतलब कॉमनली देखने को मिलते हैं हमें. ये देखो, ये यहां पर पिट कैविटी, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज पिट कैविटी. इसका मतलब पिट में क्या प्रेजेंट है? पिट में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है, सेलुलोज की बनी हुई लेयर प्रेजेंट है, लिग्निन यहां पर नहीं है, वो पार्ट पिट है. तो सेल वॉल, जो पर्टिकुलर सेल वॉल हमने वेसल में, ट्रेकिड में पढ़ी है, वहां पे हमने पिट को मेंशन किया था, पिट कैविटी को मेंशन किया था. ये वो पिट कैविटी. एक सेल वॉल का एक बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट और है दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा. तो प्लाज्मोडेस्मेटा किसे कहेंगे इसके बारे में बात करते हैं. बेटा ये हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा, ये नॉन लिविंग सेल का एक लिविंग कंपोनेंट है. एक अच्छी सी बात समझना, नॉन लिविंग सेल का लिविंग कंपोनेंट. पहली बात तो ये नॉन लिविंग नहीं है, दिस इज लिविंग कंपोनेंट. दिस इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ नॉन लिविंग सेल वॉल. नॉन लिविंग सेल वॉल, नॉन लिविंग सेल वॉल का लिविंग कंपोनेंट. राइट बेटा देखो, ये मैंने एक सेल बनाई, ये है एक दूसरी सेल. डन. दूसरी सेल, ये दोनों के बीच की सेल वॉल है, प्रॉपर फ्यूज्ड. ये यहां पर इनकी सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन. अब बेटा इन दोनों की सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड प्रेजेंट हो जाते हैं. मान लो इन दोनों की सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड प्रेजेंट हो जाते हैं. ठीक बात है. वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है वो क्या बनाएंगे बेटा? वो बनाएंगे ये, जैसे मान लो दोनों की सेल वॉल और इनके बीच में यहां पर कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड आ जाए. ये जो पर्टिकुलर पाथ बना है ना, दिस इज प्लाज्मोडेस्मेटा. यहां का साइटोप्लाज्म इजीली यहां मूव कर सकता है और यहां का साइटोप्लाज्म यहां मूव कर सकता है. इस मूवमेंट को हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ेंगे बेटा सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक मूवमेंट. सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक मूवमेंट. ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में.
यानी नॉन लिविंग सेल वॉल के बीच में एक छोटा सा जो गैप बन गया है जिसके अंदर छोटे छोटे ईआर के ट्यूब प्रेजेंट है। बेटा यहाँ पे ईआर के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ईआर के ट्यूब्यूल्स। इस ईआर के ट्यूब्यूल से ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल्स। डेस्मोट्यूब्यूल्स ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है और ये बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये प्लांट सेल का फीचर है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, तो बेटा आज की क्लास में हम अगर छोटा सा समरी की बात करें, हमने प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में बात की थी। हमने सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्ट किया था कि प्लांट और एनिमल के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, राइट? उसके अलावा हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस को पढ़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की क्लास में हमने देखा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान में रखना बच्चे। उसके फंक्शन क्या होंगे और एक हमने देखा बेटा व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन रहेगा, किन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।